नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री विद्या एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जाति व्यवस्था में परिवर्तन। तो जाति व्यवस्था में परिवर्तन का जो टॉपिक है ये आपके लिए MPPSC और UPSC और दूसरे स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स जहां पर कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता है वहां पर यह उपयोगी है, क्योंकि सोशियोलॉजी में और एंथ्रोपोलॉजी में कास्ट या कास्ट सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो कि सभी जगहों पर शामिल होता है और इसलिए सभी जगहों पर उपयोगी है। और जाति व्यवस्था के परिवर्तनों पर भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। जितना जाति व्यवस्था क्या है उस पर जितने प्रश्न नहीं पूछे गए उतने प्रश्न या उससे अधिक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए हैं। और भी अंदर जाकर के प्रश्न पूछ लेते हैं कि क्या जाति व्यवस्था एक राजनीतिक कैटेगरी में परिवर्तित हो रही है। फिलहाल हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ओवरऑल जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन हो रहे हैं और उनके कारण क्या हैं और उनकी व्याख्या क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आपके MPPSC और UPSC सभी में शामिल है। हम जिन चीजों की चर्चा करने जा रहे हैं, कंटेंट क्या है, कौन कौन से रिसर्च स्कॉलर्स या अध्येताओं के अध्ययनों का हम उपयोग करेंगे वो बताएंगे। कास्ट सिस्टम में चेंजेस क्या हुए हैं, परिवर्तन क्या हुए हैं, इन परिवर्तनों के कारण क्या है, कॉजेस फॉर द चेंजेस, इंटरप्रिटेशन ऑफ द चेंजेस, ये जो परिवर्तन जाति व्यवस्था में हुए हैं इन परिवर्तनों की व्याख्या किस प्रकार से की जाती है, इन चीजों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो रिसर्च स्कॉलर्स जिन्होंने जाति के महत्वपूर्ण अध्ययन किए और जिनका हम उपयोग करने जा रहे हैं, MN श्रीनिवास हैं, SC दुबे, श्यामाचरण दुबे, इरावती करबे, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, रजनी कोठारी जो कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट हुआ करती हैं। हम इन सबके अध्ययनों का उपयोग करने जा रहे हैं। तो जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, कहा जाता है कि ये क्लोज्ड सिस्टम, जाति व्यवस्था एक बंद सामाजिक व्यवस्था है। बंद सामाजिक व्यवस्था होने का मतलब हो जाता है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति का स्टेटस अर्थात उसकी परिस्थिति परिवर्तित नहीं होती है। आपका जन्म एक बार जिस जाति में हो जाता है, आपकी योग्यता और अयोग्यता से उसका कोई संबंध नहीं होता है, हमेशा वही बने रहते हो। ब्राह्मण हमेशा ब्राह्मण रहेगा, चाहे वो योग्य हो या अयोग्य हो। या हम कहें तो कोई और जाति, गुर्जर जाति में जिसका जन्म होगा वो गुर्जर ही रहेगा, चाहे वो योग्य हो या अयोग्य हो। इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, बंद व्यवस्था। तो कहा गया है कि जाति व्यवस्था बंद व्यवस्था है, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं होते हैं, लेकिन हमेशा इसमें गतिशीलता बनी रही। मोबिलिटी रिमेन्ड ऑलवेज। MN श्रीनिवास ने कहा कि यद्यपि जाति व्यवस्था एक बंद व्यवस्था है लेकिन इसमें हमेशा परिवर्तन घटित होते रहे, विशेष करके मध्य स्तर की जातियों में परिवर्तन हमेशा हुए। एक इतिहासकार श्री सरकार ने कहा कि भारत में प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक जितने भी क्षत्रिय हुए वे सारे के सारे क्षत्रिय जो थे वे गैर क्षत्रिय थे, लेकिन उनका जाति व्यवस्था के परिवर्तनों के द्वारा क्षत्रियकरण हुआ। तो गतिशीलता हमेशा बनी रही है। अगर गतिशीलता ना होती तो जाति व्यवस्था परिवर्तित ना हुई होती। हमने प्राचीन जाति व्यवस्था के बारे में जो चीजें पढ़ी हैं, आज वो चीजें आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देती हैं। उस प्रकार का जातिगत व्यवहार दिखाई नहीं देता है। यही क्या है, जाति की गत्यात्मकता है, उसका डायनेमिज्म है, अर्थात जाति व्यवस्था में हमेशा परिवर्तन होते रहे। लेकिन जाति व्यवस्था के परिवर्तन भिन्नता दर्शाते हैं। परिवर्तन हुए हैं, परिवर्तन भिन्नता किस प्रकार से दर्शाते हैं? अगर हम कहें तो शिक्षा के आधार पर जाति व्यवस्था के परिवर्तन भिन्नता दर्शाते हैं। जो शिक्षित वर्ग हुआ करता है, शिक्षित व्यक्ति होते हैं, उनमें जाति व्यवस्था के परिवर्तन अधिक हुए हैं और जाति व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर उन्मुख हो गई। इसी प्रकार से जो नौकरी पेशा मध्य वर्ग है, शिक्षित मध्य वर्ग है, उसमें जाति के परिवर्तन अधिक हुए हैं। अशिक्षित व्यक्तियों में
या जो पारंपरिक रूप से कृषि वगैरह करते हैं उनमें परिवर्तन कम हुए हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो नगर और शहर के अनुसार भी परिवर्तन भिन्नता दर्शाते हैं। नगरीय क्षेत्रों में जाति व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी परिवर्तन हुए, मगर परिवर्तन कम हुए हैं। इसी प्रकार से अगर हम उत्तर और दक्षिण भारत की बात करें तो भी परिवर्तनों में भिन्नता दिखती है। अगर हम भारत के राज्यों के अनुसार बात करें तो उनमें भी जाति व्यवस्था के परिवर्तनों में भिन्नता दिखाई देती है। उदाहरण के लिए अगर हम कहें तो दक्षिण भारत के राज्यों में परिवर्तन अच्छे से हुए हैं, मध्य भारत में भी परिवर्तन अच्छे से हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति व्यवस्था में परिवर्तन बहुत कम हुए हैं। और इस प्रकार से जाति व्यवस्था के परिवर्तन भिन्नता दर्शाते हैं, अनेक प्रकार की भिन्नता दर्शाते हैं। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। परिवर्तन हुए क्या क्या है? चेंजेस इन द कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन घटित हुए हैं, अब हम आपसे उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। जाति व्यवस्था की संरचना में परिवर्तन, यानी कि चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ कास्ट सिस्टम, क्या परिवर्तन हुए? संरचना मतलब ऊंचे नीचे जो स्तर हुआ करते हैं, अपर एंड लोअर स्ट्रेटास में कास्ट सिस्टम डिवाइडेड हुआ करता है, तो उसमें परिवर्तन हुए हैं। क्या हुए हैं कि नीची समझे जाने वाली या नीचे स्तर की कई जातियों ने तरक्की की, उन्नति की, और वो आज ऊंची जातियों में शामिल हो गई। इसी प्रकार से ऊंची समझे जाने वाली अनेक जातियों का पतन हुआ और अब वो नीची जातियों में शामिल हो गए। उदाहरण के लिए आपने सुना होगा बैरागी ब्राह्मण हुआ करते थे, लेकिन उनका पतन हुआ और वो ओबीसी में शामिल होकर जाकर के। इस प्रकार से ये जो परिवर्तन हुए हैं ये संरचनात्मक परिवर्तन है। एक और संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है, जातियों के बीच जो दूरी हुआ करती थी, सोशल डिस्टेंस बिटवीन द कास्ट्स, जातियों के बीच जो सामाजिक दूरी हुआ करती थी वो सामाजिक दूरी अब क्या हो चुकी है? कम हो गई है। ये संरचनात्मक परिवर्तन थे। क्या? पहला, ऊंची जातियां अनेक निम्न जातियों में शामिल हुई, कई निम्न जातियां ऊंची जातियों में पहुंच गईं और जातियों के बीच की सामाजिक दूरी कम हो गई। जातियों के धार्मिक आधार में परिवर्तन, चेंज इन द रिलीजियस बेसिस। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने इसकी चर्चा की और प्रोफेसर योगेंद्र सिंह के अनुसार यह बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है कि जाति के धार्मिक आधार में परिवर्तन। जाति के इस धार्मिक आधार के परिवर्तन के कारण जाति व्यवस्था के अन्य परिवर्तन घटित होते हैं। क्या परिवर्तन हुआ धार्मिक आधार में? पारंपरिक मान्यता यह हुआ करती थी कि जो जातियां हैं वो भगवान के द्वारा बनाई गई हैं और जाति की सदस्यता पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार प्राप्त होती है। किस जाति में आपका जन्म होगा ये पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है और जातियां भगवान के द्वारा बनाई गई, इसलिए सबका यह धार्मिक कर्तव्य है कि अपने अपने जाति के नियमों का पालन करें, व्यवसायों का पालन करें। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह के अनुसार यह मान्यता अब बदल चुकी है। अब यह माना जाता है कि जाति व्यवस्था समाज की उत्पत्ति है, समाज ने जाति व्यवस्था का निर्माण किया है, भगवान ने नहीं बनाई। और संयोग है कि किसका जन्म कहां होता है, इसमें किसी प्रकार के पूर्व जन्म के कर्मों का की कोई भूमिका नहीं हुआ करती है। तो जाति की धार्मिक मान्यता में जब परिवर्तन हुआ तो जाति में परिवर्तन तीव्रता से घटित होने लगे प्रोफेसर योगेंद्र सिंह के अनुसार। तो दूसरा हुआ धार्मिक मान्यता में। खान पान में परिवर्तन, चेंजिंग इन द फूड हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स। अब दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक या कि जातियों के बीच खान पान के कुछ निषेध हुआ करते थे, कच्चा और पक्का प्रकार का भोजन हुआ करता था। कैसा कच्चा और पक्का? आप अपनी जाति में कच्चा और पक्का दोनों प्रकार का भोजन कर सकते हैं। कच्चा भोजन का मतलब कढ़ी, दाल, चावल, रोटी। पक्का पूड़ी, हलवा, है ना, जो पका हुआ तला हुआ भोजन वो पक्का हुआ करता है। तो अपनी जाति में और अपनी से ऊंची जातियों के साथ व्यक्ति कच्चा और पक्का दोनों प्रकार का भोजन प्राप्त कर सकता है। लेकिन अपने से नीची जाति में, एक नीची जाति में पका हुआ भोजन, उसके नीची जाति में आप कच्चा भोजन प्राप्त नहीं करेंगे और ज्यादा नीची जातियों से फिर आप कच्चा और पक्का कोई भी भोजन प्राप्त नहीं करते हैं। और इस प्रकार से एक तो ये परिवर्तन था।
तो अब इसमें भी परिवर्तन हो गया है। आज शहरों में अगर हम देखें तो सभी जातियों के व्यक्ति एक दूसरे के साथ सहभोज करते हैं, यानी कि जो सहभोज पर प्रतिबंध था, एक साथ खाना नहीं खा सकते, वो समाप्त हो गए। नगरों में लगभग समाप्त हो चुके हैं और गांवों में क्या है, शिथिल हो गए हैं। अभी भी हैं गांवों में इस प्रकार के परिवर्तन, इस प्रकार के सहभोज पर प्रतिबंध, मगर वो शिथिल हुए हैं। तो एक ये हुआ। दूसरा, जातिगत खान पान। जातिगत खान पान यानी कि हर जाति के लिए खान पान निर्धारित था। जैसे ब्राह्मणों के लिए मांसाहार और मदिरापान वर्जित था, शेष जातियां मांसाहार और मदिरापान कर सकती थी। इसमें भी परिवर्तन हुआ। अब ब्राह्मण भी मांसाहार कर रहे हैं, वे भी अंडे खाते हैं और वे भी मदिरापान किया करते हैं। और अनेक ऐसी जातियां जिनमें कि मांसाहार और मदिरापान प्रचलित हुआ करता था, उन्होंने मांसाहार का त्याग कर दिया और वो पूर्णतः शाकाहारी हो गए। प्याज लहसुन का भी निषेध हुआ करता था ब्राह्मणों में, अब वो सभी खा रहे हैं। तो जातिगत सहभोज जो हुआ करता था उसमें भी परिवर्तन हुआ, उसके प्रतिबंध शिथिल हुए हैं। और जातिगत खान पान, उसमें भी क्या हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं। तो ये रहे खान पान के परिवर्तन। अब हम देखते हैं विवाह में क्या परिवर्तन हुए, चेंजेस इन द मैरिज। नियम था अपनी ही जाति में विवाह करना, और वास्तव में जातियों के अंदर उपजातियां हुआ करती थी और विवाह उपजातियों में ही हुआ करते थे। तो अब उपजातियों के बीच विवाह प्रतिबंध समाप्त हो चुके हैं। ब्राह्मण ये देखते हैं कि ब्राह्मण हो, अब कान्य कुब्ज, सरयू पारी या जिझौतिया या नारमदीय या गौड़ या श्री गौड़, इस प्रकार के जो उपजातियों के विभाजन थे, अब वो लगभग समाप्त हो चुके हैं। अब ये देखा जाता है विवाह में कि लड़का कमाता क्या है, उसकी आय क्या है, पारिवारिक स्थिति कैसी है। तो उपजातियों के जो विवाह संबंधी प्रतिबंध थे वो समाप्त हो गए हैं। अब तो जातियों के, यानी कि जिसको हम कहते हैं कास्ट एक्सोगेमी, जाति के बाहर भी विवाह होते हैं, लेकिन ये भी सब में समान रूप से नहीं है। शिक्षित लोगों में, नगरों में ये प्रतिबंध काफी हद तक शिथिल हुए हैं। जो लोग नौकरी पैसा हुआ करते हैं, नौकरियां किया करते हैं, वो अंतरजातीय विवाह कर लेते हैं। अगर आप कोई उच्च अधिकारी हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, डीएसपी हैं, तो ऐसे पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए जातियों के कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि आप बेरोजगार हैं और गांव में रहते हैं और अपने परिवार पर निर्भर हैं आर्थिक रूप से, तो आपके लिए जातिगत प्रतिबंध लागू रहेंगे विवाह के संबंध में। लोग कहेंगे तुम कौन से कलेक्टर हो गए हो जो जाति के बाहर विवाह कर रहे हो, लेकिन अगर आप कलेक्टर हैं तो आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विवाह में परिवर्तन हो गए। और व्यवसाय में परिवर्तन, जाति के व्यवसाय होते रहे। हर जाति का निश्चित व्यवसाय है, वो उसी को करने को बाध्य रही है पारंपरिक रूप से। लेकिन अब कोई भी जाति अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं करती है, मनचाहा व्यवसाय करते हैं। अगर कोई व्यक्ति जातिगत व्यवसाय कर रहा है तो वो बाध्यता नहीं है, वरन उसमें उसे लाभ है, वो इसलिए कर रहा है। तो जातिगत जो व्यवसाय हुआ करते थे वो भी समाप्त हो चुके हैं, उसमें भी व्यापक परिवर्तन है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। आज कोई भी जाति अपने जातिगत व्यवसाय को करने के लिए बाध्य नहीं रह गई, अर्थात जो आर्थिक आधार था वो बहुत हद तक परिवर्तित हो चुका है। जजमानी व्यवस्था में परिवर्तन, जजमानी व्यवस्था, इसको इंग्लिश में भी जजमानी सिस्टम कहेंगे। क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे क्योंकि वो हिंदी भारतीय भाषा संस्कृति का शब्द है। इसमें हर जाति अपने पारंपरिक व्यवसाय को करने के लिए बाध्य थी, दूसरा व्यवसाय नहीं कर सकते थे। और जजमानी व्यवसाय में एक जाति जो वस्तु या सेवा उत्पादित करती थी, उस वस्तु या सेवा को वो दूसरी जातियों को प्रदान करती थी निःशुल्क, और बदले में उनसे सेवाएं प्राप्त करती थी। जैसे ब्राह्मण पूजा पाठ और शिक्षा दीक्षा का काम करेगा, किसान फसल उपजाएगा, अनाज उपजाएगा, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाएगा, बढ़ई है ना लकड़ी का काम करेंगे, लोहार जो होंगे वो लोहे का काम करेंगे। अब ये सब एक दूसरे को सेवाएं प्रदान करते थे।
परंपरा के अनुसार प्रदान करते थे, वस्तुओं का मूल्य परंपरा के अनुसार आदान प्रदान हुआ करता था, अब वो व्यवसाय भी समाप्त हो चुका है। और याद रखिए, जजमानी व्यवस्था के ऊपर अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में। इसी के साथ जब हम कहते हैं कि ग्रामीण भारत की विशेषताएं, भारत की ग्रामीण भारत ग्रामीण समाज शास्त्र करके जो एक यूनिट है, वहां पर भी जजमानी व्यवस्था ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, वहां पर भी इसे पूछा जा सकता है और यूनिट 1 में भी पूछा जा सकता है। तो आपको जजमानी अलग से तैयार करना भी मेरा उद्देश्य जजमानी समझाना नहीं है, वो कभी फिर समझेंगे। पहनावे में परिवर्तन हुए हैं, जातिगत पहनावे हुआ करते थे, जैसे निम्न जातियों के लिए सोना या गहने, सोने वगैरह के गहने जेवर धारण करना प्रतिबंधित था। धोती जो उसकी पहनी जाती थी, उस धोती को पहनने में भी कुछ प्रतिबंध हुआ करते थे। जैसे ब्राह्मण जो हुआ करते थे वो पैरों की एड़ी तक लंबी धोती पहनते थे, क्षत्रिय जो थे वो टखनों तक धोती पहना करते थे, वैश्य जो थे वो घुटने के नीचे धोती पहनते थे, और जो शूद्र वर्ण की जातियां हुआ करती थीं वो घुटनों के ऊपर ही धोती पहन सकती थी। अब जिसको जो पहनना है वो वैसा पहन सकता है, तो पहनावे के प्रतिबंध भी समाप्त हो चुके हैं। ये भी बहुत बड़ा परिवर्तन है। चेंज इन द प्रिविलेजेस एंड सोशल डिसेबिलिटीज, विशेषाधिकार व निर्योग्यताओं में परिवर्तन। ऊंची जातियों के विशेषाधिकार थे और सभी जाति का कुछ विशेषाधिकार हुआ करता था, जैसे पूजा पाठ कराने का विशेषाधिकार ब्राह्मणों का था, प्रवचन करने का विशेषाधिकार ब्राह्मणों का था। अब इसमें परिवर्तन है, अनेक जातियों के व्यक्ति अब प्रवचन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं तो किन्नर भी प्रवचन कर रहे हैं, तो बहुत सारे व्यक्ति प्रवचन करते हैं, बाबा रामदेव भी किया करते हैं। तो ये विशेषाधिकार समाप्त हो गए हैं। निम्न जातियों की निर्योग्यताएं, जिनको डिसएबिलिटीज कहते हैं, सोशल डिसएबिलिटी सामाजिक निर्योग्यता का मतलब होता है व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए योग्य होता है, शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होता है और वो करना चाहता है, लेकिन समाज उसे योग्य नहीं मानता। जैसे निम्न जातियों के व्यक्ति पुजारी नहीं हो सकते थे। तो अब इन निर्योग्यताओं में भी कमी आ रही है और विशेषाधिकार भी समाप्त हो रहे हैं। हमने देखा कि तमिलनाडु में निम्न अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को पुजारी नियुक्त किया गया। आर्य समाज के जो मंदिर हुआ करते हैं उनमें अनुसूचित जातियों के और जनजातियों के व्यक्ति भी पुजारी नियुक्त हुआ करते हैं, जो कि पहले ब्राह्मणों का विशेषाधिकार था। तो वो प्रिविलेजेस अर्थात विशेषाधिकार भी समाप्त हो गए हैं और निर्योग्यताएं भी समाप्त हो रही हैं। समाप्त पूरी तरह से नहीं हुई हैं। हमने कहा अंतर है ग्रामीण नगर, शिक्षित अशिक्षित के हिसाब से, लेकिन परिवर्तन निश्चित रूप से हो रहे हैं। जाति पंचायतों में परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में कास्ट ट्राइब्यूनल कहते हैं। हर जाति की अपनी एक जाति पंचायत होती थी और ये जाति पंचायत का काम क्या हुआ करता है? पारंपरिक रूप से जाति पंचायत का कार्य रहा है कि वो अपने जाति के नियमों को लागू करेगी। अर्थात अगर कोई व्यक्ति अपने जाति के व्यवसाय को छोड़े तो जाति पंचायत का कर्तव्य था कि वो उसे रोके। जजमानी व्यवस्था का बंटवारा करना, अगर एक परिवार जैसे कि लोहार है और उस गांव में 100 परिवार हैं, अब अगर उसमें से कोई व्यक्ति अलग हो रहा है तो अलग होने वाला व्यक्ति कितने परिवारों को सेवा प्रदान करेगा, ये कौन तय करता था? जाति पंचायत। यही कार्य थे। अब जाति पंचायतें पारंपरिक कार्य नहीं कर रही हैं। रजनी कोठारी ने कहा कि कास्ट ट्राइब्यूनल्स आर प्लेइंग रोल ऑफ पॉलिटिकल मैनेजर, यानी कि जाति पंचायतें राजनैतिक प्रबंधक की भूमिका निभा रही हैं। वो अपनी जाति को एकजुट करती हैं और एकजुट करके उसे एक वोट बैंक में परिवर्तित करती हैं और राजनीतिक नेताओं से और राजनीतिक दलों से क्या करती हैं? फिर मोल भाव अर्थात बार्गेनिंग करती हैं कि हमारी जाति के वोट आपको मिल जाएंगे और आप हमें रिजर्वेशन दीजिए या हमारे इतने व्यक्तियों को मंत्री बना दीजिए। अब इस प्रकार से जाति की जो जाति पंचायतों की भूमिका थी, उनके कार्य थे, वो क्या हो गए हैं? बदल चुके हैं। और इसीलिए अब यह भी कहा जाता है कि जाति एक राजनीतिक कैटेगरी, पॉलिटिकल कैटेगरी में परिवर्तित हो रही है। और इस पर भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कभी कभी अलग से।
तो जाति पंचायतों में परिवर्तन हो गए हैं। अब आखिर को हम, ये तो हो गए परिवर्तन इतने सारे, अब हम ये देखने जा रहे हैं कि परिवर्तनों के कारण क्या है। जाति व्यवस्था में इतने व्यापक पैमाने पर परिवर्तन घटित हुए हैं, इनके कारण क्या है। सबसे पहली बात है, जाति व्यवस्था के विरोध में अनेक विद्रोह हुए, समय समय पर विद्रोह होते रहे। अगर हम कहें तो प्राचीन काल में लोग कहते हैं कि बौद्ध और जैन धर्म का उदय भी जाति व्यवस्था के विरुद्ध, जिसमें कि ब्राह्मण की श्रेष्ठता हुआ करती थी, उसके विरुद्ध विद्रोह हुआ करते थे। दक्षिण भारत में एब्जा आंदोलन हुआ, पेरियार का आंदोलन हुआ, ऐसे कितने सारे विद्रोह हुए और इन विद्रोहों का परिणाम यह हुआ कि जाति व्यवस्था में सुधार हुए, उसमें लोकतांत्रिकता आई और वो परिवर्तित हो रही है। भक्ति आंदोलन जो कि मध्यकाल की विशेषता थी, डिवोशन मूवमेंट, भक्ति आंदोलन के संतों ने कहा कि सभी व्यक्तियों के अंदर एक ही परमात्मा आत्मा के रूप में विद्यमान है और इसलिए सब समान है। जब सब समान है, जब सबके जीवन का, प्राण का आधार एक है, तो ऊंच नीच क्या है, अनुचित है। जितने भी भक्ति आंदोलन के संत हुए, भक्तिकालीन संत हुए, सबने जातिवाद और लिंग भेद की निंदा की और उनके प्रभाव से भी जाति व्यवस्था में क्या हुए, सकारात्मक परिवर्तन घटित हुए। कबीर ने कहा कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। और इस प्रकार से भक्ति आंदोलन का प्रभाव था। मॉडर्न वेस्टर्न एंड साइंटिफिक एजुकेशन, आधुनिक पाश्चात्य और वैज्ञानिक शिक्षा भी इसके लिए उत्तरदायी है। इस शिक्षा ने हमें तार्किकता दिया, इस शिक्षा ने हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। हम तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने लगे और फिर जो जाति की धार्मिक मान्यता थी, जैसा कि हमने पहले बताया था, उसमें परिवर्तन हुआ। मानवतावादी मूल्यों की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज। हम मानने लगे कि सभी मनुष्य समान हैं, क्योंकि सभी समान जन्मे हैं, सभी के समान अधिकार हैं, और इसलिए जाति भेद का हमने क्या किया, विरोध किया, और इस प्रकार से मानवतावादी मूल्यों की स्थापना हुई। कॉजेज ऑफ द चेंजेस में और देखते हैं, आधुनिक कानून आ गए। कानूनों ने कह दिया कि जातिगत व्यवहार विधि विरुद्ध दंडनीय अपराध है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम आ गया। इसी प्रकार से नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम आ गया। इन सब ने जाति व्यवस्था को क्या किया, समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी प्रकार से औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण ने क्या किया, औद्योगिकरण ने जाति व्यवस्था के आर्थिक आधार को ढहा दिया। जब औद्योगिकरण हुआ तो औद्योगिक उत्पाद जो थे वो सस्ते थे, अच्छे थे, और इसलिए लोगों ने हाथ से बने हुए, कुटीर उद्योगों में बने हुए उत्पादों को खरीदना बंद कर दिया। कुटीर उद्योग का मतलब क्या था, कुटीर उद्योग का सीधा मतलब था जजमानी व्यवस्था के द्वारा जो जातिगत व्यवसाय थे वो, और इस प्रकार से औद्योगिकरण ने जजमानी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया और हम उद्योगों में काम करने लगे जहां पर व्यक्ति को जातिगत योग्यता के कारण नहीं, व्यक्तिगत योग्यता के कारण काम प्राप्त होता है। और इस प्रकार से औद्योगिकरण ने जाति के आर्थिक आधार को समाप्त करके जाति को कमजोर किया। उद्योगों में विभिन्न जातियों के व्यक्ति घुलते मिलते हैं और इससे जातियों की दूरियां क्या होती हैं, कम हो जाती हैं, और इसलिए औद्योगिकरण ने कम किया। सुधारवादी आंदोलन हुए, राजा राम मोहन राय से शुरू होकर के महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, पेरियार स्वामी, कितने है ना, या आर्य समाज आंदोलन, कितने सारे आंदोलन हुए। इन सभी आंदोलनों में जातिवाद की निंदा की गई, भर्त्सना की गई, और इसी के प्रभाव से हमने आधुनिक कानून बनाए, लोगों की मानसिकता परिवर्तित हुई, और इस प्रकार से इन सुधारवादी आंदोलनों, रिफॉर्म्स मूवमेंट्स के द्वारा जाति व्यवस्था में परिवर्तन घटित हुए। ये सब जो थे वो परिवर्तनों के कारण थे। फिर क्या होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द चेंजेस। क्या व्याख्या है, श्रीनिवास ने इसको संस्कृतिकरण के द्वारा कहा कि जिसमें निम्न जातियों उच्च जातियों के व्यवहारों को
संस्कृति को अपना करके ऊंची जातियों में शामिल होने का दावा करती हैं और 1 या 2 पीढ़ी के अंदर वो ऐसा कर लेती हैं। डिसंस्कृताइजेशन, डीएन मजूमदार हिंदी में भी संस्कृतिकरण कहते हैं। उन्होंने कहा कि ऊंची जातियों के द्वारा निम्न जातियों के व्यवहार और संस्कृति को अपना लेना, विसंस्कृतिकरण। शास्त्रोक्त जीवन शैली को त्याग दिया, जैसे ब्राह्मणों के द्वारा प्याज लहसुन खाना भी जहां वर्जित हुआ करता था, उन्होंने मांस मदिरा खाना भी शुरू कर दिया और जो निम्न जातियों से मेल जोल बढ़ा लिया, और ये क्या था? विसंस्कृतिकरण था। डीएन मजूमदार ने कहा कि संस्कृतिकरण कम, विसंस्कृतिकरण ज्यादा हुआ है। तो इसकी इस रूप में व्याख्या की। श्रीनिवास ने इसकी एक व्याख्या लौकिकीकरण के रूप में की, अर्थात सेकुलराइजेशन के रूप में की, कि जिन चीजों को अब तक हम धार्मिक रूप से देखते थे, जिन घटनाओं की व्याख्या धार्मिक रूप से करते थे, उनकी धार्मिक व्याख्या न करके हम अब उनकी व्याख्या लौकिक तार्किक दृष्टिकोण से करने लगते हैं। वही क्या हो जाती है? सेकुलरिटी होती, सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो लोग सेकुलर हो गए, अब वो जाति को धार्मिक दृष्टिकोण से न देख करके सामाजिक और तार्किक दृष्टिकोण से देखने लगे, इसलिए जाति में परिवर्तन हुए। भारत का लोकतांत्रिकरण हुआ, लोकतांत्रिक मूल्य आ गए, लोकतंत्र ने सबको समान अधिकार दे दिए, जातिगत भेदभाव से परे उठते हुए। और लोकतांत्रिकरण जैसे हुआ, जैसे जैसे लोगों ने लोकतांत्रिक मूल्यों को स्वीकार किया, जातिगत व्यवस्था कमजोर होती गई, वो परिवर्तित होती गई, वो अधिक उदार और लोकतांत्रिक होती चली गई। और अंतिम आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकीकरण किसी भी निर्णय के लिए उसकी तार्किक व्याख्या करता है, उसकी उपयोगिता को देखता है, और इस प्रकार से आधुनिकीकरण ने यह पाया कि जातिगत व्यवहार की कोई तार्किक उपयोगिता नहीं है, इसका कोई तार्किक आधार नहीं है, अब इसकी उपयोगिता नहीं है और इसे हमें त्यागना चाहिए, और इसलिए इसमें परिवर्तन घटित हुए। तो इस प्रकार से हमने आपके साथ आज चर्चा की है जाति व्यवस्था के परिवर्तन। क्या परिवर्तन हुए, कौन से स्कॉलर्स हैं, परिवर्तनों के कारण क्या हैं और उसकी व्याख्या क्या है। हमने आपसे इतने सारे पक्षों पर चर्चा की है और यह भी बताया कि इसके अंदर से और कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपको हमारे लेक्चर कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके नोट्स जो हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त होंगे। आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।